Hello, my dear students. How are you? I am sure that you must be in very high spirits. प्यारे बच्चों, आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Conservation of charge is one of the most fundamental properties of electric charge. In fact, the law of conservation of charge is one of the basic or the fundamental laws of nature, and there has been no situation in which this law has been violated. The law of conservation of charge states that the total charge of an isolated system remains constant. That is, it does not change with time. In other words, charge can neither be created nor can it be destroyed in isolation. इसका मतलब ये नहीं कि हम चार्ज पैदा नहीं कर सकते, हम चार्ज पैदा कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज हम पैदा करेंगे उतना ही किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी पैदा हो जाएगा, सो दैट द टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स द सेम. So that means it is impossible to create one kind of charge without creating an equal amount of the other kind of charge, and therefore the total charge in this universe remains constant, or it does not change with time. Now we have some examples of the law of conservation of charge. The first one is when a glass rod is rubbed with silken cloth, glass rod acquires positive charge and the silken cloth acquires an equal amount of negative charge. रब करने से पहले ग्लास रॉड पे भी ज़ीरो चार्ज था, सिल्कन क्लॉथ पे भी ज़ीरो था, तो ये जो सिस्टम बन गया ग्लास रॉड और सिल्कन क्लॉथ का, इनका टोटल चार्ज हो गया ज़ीरो. रब करने के बाद जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आया उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्कन क्लॉथ पे आ गया, सो दैट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम, ग्लास रॉड प्लस सिल्कन क्लॉथ, उस पर जितना पॉजिटिव सिल्कन क्लॉथ पे उतना नेगेटिव, तो टोटल कितना आ गया, ज़ीरो. दैट मीन्स the charging of a glass rod by rubbing it with silken cloth is very much in accordance with the law of conservation of charge. और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और सिल्कन क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब हम इन दोनों को रब करते हैं देन ड्यू टू फ्रिक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू सिल्कन क्लॉथ. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव. तो ग्लास रॉड पे में से इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो फिर कौन सा नेट चार्ज बच गया उस पर, पॉजिटिव. और सिल्कन क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज ऐड हो गया, नेगेटिव. रब करने से पहले नेट चार्ज उस पर भी था ज़ीरो, लेकिन अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ग्लास रॉड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई और सिल्कन क्लॉथ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज. दूसरी एग्जांपल है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होते हैं, उसमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम सेम होते हैं, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से उसके तरीके से ही बैलेंस नहीं होती, उसमें चार्ज भी सेम रहता है. जितना चार्ज रिएक्शन से पहले होता है उतना ही रिएक्शन के बाद. इसी तरह इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस द टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन. अब थर्ड एग्जांपल है, इसको हम बोलते हैं एनहीलेशन ऑफ मैटर. जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
दे आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, दोनों का मास बहुत थोड़ा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं so they get converted into energy. That means electron E0 minus 1 means electron, E0 plus 1 means positron. तो ये कंबाइन करके गामा प्लस गामा, इसको मैं 2 गामा भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 गामा रे फोटॉन्स, 2 गामा रे फोटॉन्स। अब इसमें आपको पता कि इलेक्ट्रॉन जो है मटेरियल पार्टिकल है, चाहे इसका मास बहुत थोड़ा है बट इट इज़ ए मटेरियल पार्टिकल। पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, दैट इज़ आल्सो ए मटेरियल पार्टिकल, लेकिन जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एनहीलेशन ऑफ मैटर, के मैटर ख़त्म हो गई। और ये जो 2 गामा रे फोटोन बनते हैं, इनमें से हर एक की एनर्जी होती है 0.51 MEV। MEV मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसे कि आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10⁻6। अब रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज था -1 + 1, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है और पॉजिट्रॉन पे +1, यानी कि उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज दोनों का कितना हो गया 0। और बाद में क्या बनी एनर्जी, और एनर्जी पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब टोटल चार्ज आफ्टर दिस रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर दिस रिएक्शन। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ वेरी मच ओबेड इन दिस रिएक्शन। अब इसका उल्टा भी प्रोसेस ट्रू होता है। वो कैसे कि अंडर सूटेबल कंडीशंस ए गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी 1.02 MeV, यानी कि 2 जो यहाँ पे मैंने गामा रे फोटोन बताया आपको, हर एक की एनर्जी कितनी बताई मैंने 0.51 MeV, तो दोनों की मिलके बन गई 1.02 MeV। तो अगर हमारे पास एक गामा रे फोटोन हो जिसकी एनर्जी 1.02 MeV हो, देन दैट gets converted into an electron and a positron under suitable conditions। अब ये उल्टा प्रोसेस हो गया कि अब हमने एनर्जी से क्या बना ली मैटर। गामा रे फोटोन मीन्स एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने वो मटेरियल पार्टिकल हैं। इसलिए उल्टे रिएक्शन को हम बोलते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि हमने एनर्जी को मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन दोनों रिएक्शन में, चाहे एनहिलेशन ऑफ मैटर है चाहे वो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच ओबेड। देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन आल्सो दिस law is obeyed. For example, sodium chloride ionizes into sodium ions and chloride ions. एक सोडियम आयन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड आयन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब बिफोर आयोनाइजेशन NaCl इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब इस पे चार्ज नेट कितना है 0, लेकिन आफ्टर आयोनाइजेशन दोनों का टोटल चार्ज मिला के सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का वो +1 वो -1 ऐड करेंगे, ये भी कितना आ गया 0। अब इसी तरह फिशन ऑफ यूरेनियम 23592, 235 यूरेनियम का मास नंबर है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है। आपको पता है, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि जब यूरेनियम 23592 को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाते हैं, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है जब उससे बम्बार्डमेंट करते हैं हम U23592 की, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरियम जिसका मास नंबर 141 एटॉमिक नंबर 56, प्लस बनता है क्रिप्टॉन मास नंबर 92 एटॉमिक नंबर 36, प्लस 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इन फैक्ट यहाँ पे जो एनर्जी पैदा होती है वो होती है अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 MeV, वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो रिएक्शन से पहले मास नंबर टोटल है 92 प्लस न्यूट्रॉन का 0, तो टोटल कितना हो गया 92। आफ्टर द रिएक्शन बेरियम का है 56 और क्रिप्टॉन का 36 और न्यूट्रॉन का 0 ही है, तो टोटल बन गया 56 प्लस 36 प्लस 0, दैट इज अगेन 92। इसका मतलब टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो रिमेंबर, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. अब हम एक आध एग्जांपल करते हैं. तो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. A glass rod rubbed with a silken cloth acquires a positive charge of 35.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Find the charge acquired by silk. And number 2, find the number of electrons lost by glass rod. तो let us solve this. कितना चार्ज आया ग्लास रॉड पे? प्लस 35.2 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया कि जब ग्लास रॉड को सिल्कन क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और सिल्कन क्लॉथ पे नेगेटिव. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही सिल्कन क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आता है. क्योंकि रब करने से पहले दोनों का टोटल चार्ज ज़ीरो, तो बाद में भी टोटल कितना रहना चाहिए? ज़ीरो. वो तभी पॉसिबल है अगर सिल्कन क्लॉथ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आए जितना कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है. तो पहले पार्ट का आंसर हो गया चार्ज एक्वायर्ड बाई द सिल्कन क्लॉथ इक्वल टू माइनस 35.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम. अब हमने देखना है कि ग्लास रॉड से कितने इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्कन क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गए. तो मान लो वो नंबर है n. अब आपको पता है कि चार्ज इक्वल टू n इंटू ई. ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो Q इक्वल टू n इंटू ई. देयरफॉर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम glass rod to silken cloth. That is equal to Q divided by E. And this is equal to Q is 35.2 into 10 power minus 19. And you know that the magnitude of electronic charge, जिसको हम बोलते हैं elementary charge, fundamental charge, this is the minimum charge that a charged body can have, and its value is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. सो इतने कूलम ऊपर इतने कूलम नीचे, कूलम से कूलम गया, 10 पावर माइनस 19 से 10 पावर माइनस 19 गया, और 35.2 को अगर हम डिवाइड करें बाई 1.6 तो इट कम्स आउट टू बी 22. इसका मतलब ग्लास रॉड से 22 इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले गए? सिल्कन क्लॉथ में. दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्कन क्लॉथ इज 22. अब एक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी बार कंपटीशन में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है. लेट अस सी. ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q2. फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 ओवर Q so that the electrostatic force between Q1 and Q2 is maximum. Let us see. अब देखिए हमारे पास कितना चार्ज है? Q. कितने हिस्से की हमने? दो. एक Q1, दूसरा Q2. अब मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये जो दो हिस्से हुए Q1 Q2 उनको ऐड कर दें तो वो किसके बराबर रहना चाहिए? इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज Q. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q. देयरफॉर Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1. अब ये जो दो हिस्से मैंने किए इनको मान लो मैं एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रख देता हूँ. देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the electrostatic force between them is given by F equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R square. तो ये 1 over 4 pi epsilon naught वैसे ही लिख दो, Q1 लिख दो, और Q2 किसके बराबर है? Q minus Q1 over R square. ये मैंने अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के निकाला, Q2 की वैल्यू Q माइनस वो यहाँ पुट कर दी. अब आप देखो जरा ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है. ये जो फैक्टर है 1 over 4 pi epsilon naught, दिस इज कांस्टेंट. Q इज द टोटल चार्ज, दैट इज कांस्टेंट. और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि टोटल चार्ज तो सेम रहना ही है, कांस्टेंट है वो. R दोनों में डिस्टेंस है जो हमने फिक्स कर दिया, तो R भी कांस्टेंट. तो ओनली वेरिएबल इज Q1. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ F डिपेंड्स अपॉन Q1. सो अगर हम चाहते हैं, ये मैथ में हम पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा, कि अगर किसी चीज़ ने मैक्सिमम होना है, मिनिमम होना है, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दैट क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन विच इट डिपेंड्स. तो यहाँ पे ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है? Q1 पे. सो अगर इसने मैक्सिमम होना है देन डी डी एफ
ddq1 of F should be equal to 0. That means differential coefficient of this force with respect to q1 should be equal to 0. That is ddq1 of F की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट खोल दी मैंने, q इंटू क्यू वन माइनस क्यू वन इंटू क्यू वन आ गया q1 स्क्वेयर ओवर r स्क्वेयर। और अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया इंटू 1/r स्क्वेयर भी बाहर आ गया। और ब्रैकेट में ddq1 ऑफ q इंटू क्यू वन, q कांस्टेंट है एंड ddq1 ऑफ q1 इज इक्वल टू 1, और माइनस ddq1 ऑफ q1 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2q, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये तो दो चीज़ों का जब प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तो उनमें से कम एक चीज़ 0 होनी चाहिए। अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट्स में क्वांटिटी है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स q माइनस 2q1 शुड बी इक्वल टू 0। अब 2q1 दूसरी तरफ ले जाओ और q शुड बी इक्वल टू 2q1 और q1 बाई q शुड बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। इसका मतलब q1 ओवर q जो उसने पूछा था हमें वो रेशो होनी चाहिए 0.5। तो दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये मल्टीपल चॉइस में बहुत बार आता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर उसने स्मॉल q टोटल चार्ज लिया, तो अगर मैं आपको कह दूँ कि टोटल चार्ज है 1 कूलम, तो बताओ उसको मैं कितना q1 q2 कितना लूँ, रेशो कितनी हो ताकि उनमें जो फोर्स आए वो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो q1 है ये टोटल चार्ज का आधा होना चाहिए, इसका मतलब q2 भी टोटल चार्ज का आधा होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो हमें रेशो पूछता q1:q2 तो हमारी रेशो 1 आती, क्योंकि q1 भी q/2 और q2 भी q/2। तो इन जनरल अगर हम किसी भी टोटल चार्ज का आधा आधा करके दो हिस्से करके उनको किसी डिस्टेंस पे रखें तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी मैक्सिमम। So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please work hard, stay at home, stay safe. Thank you very much.